अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सो फार जो है हम ये समझ सके हैं पिछले चैप्टर के अंदर कि लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है। लाइट का मैकेनिज्म, लाइट का स्पेक्ट्रम, वो सारी चीजें हम जो है वो कर चुके हैं। अब आता है लाइट। बेसिकली हाउ डज लाइट ट्रेवल्स। लाइट, हम जो एक अजम्पशन लेते हैं लाइट की ट्रेवल की, वो क्या कैसे लेते हैं लाइट ट्रेवल। लाइट बेसिकली ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन हम कंज्यूम करते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो इन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। इस स्ट्रेट लाइन में जो लाइट ट्रेवल कर रही होती है उसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। अब रे ऑफ लाइट क्या होती है, ये बेसिकली एक लाइन हम एज्यूम करते हैं जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट बता रही होती है। ठीक है। अब जब ये एक से ज्यादा लाइट्स को हम कंसीडर कर रहे होते हैं तो उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इट इज अ बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट। ठीक है। फिर पैरेलल बीम्स, क्योंकि ये लाइट्स पैरेलल मूव कर रही होती हैं तो हम इसे पैरेलल बीम्स कहते हैं। ये कुछ कंसेप्ट जहन में रखिएगा कि हम लाइट को, जब लाइट की मूवमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि लाइट इस तरह बिल्कुल एरो की तरह स्ट्रेट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। इसको हम क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहेंगे। जब ये एक से ज्यादा लाइट्स की हम बात कर रहे होंगे तो वो एक बंच ऑफ लाइट कहलाएगा, या जिसे हम बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक। अब ये लाइट्स आपस में, लाइट रेज आपस में पैरेलल मूव कर रही होती हैं तो इसे हम पैरेलल बीम बेसिकली कहते हैं। हम ये कंसीडर करते हैं कि ये लाइट्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट मतलब नहीं करती, इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइट रेज जो है स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर लें, हम ये चीज अज्यूम करते हैं ताकि हमारी आगे की जो अंडरस्टैंडिंग है लाइट मूवमेंट की और ऑप्टिक्स की वो क्लियर रहती है। ठीक है। ये एक बुनियादी सी बात है जिसको थोड़ा सा आप जहन में रखें। अब यही लाइट रेज, अब हम जब भी डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में लाइट रे की बात करूंगा तो इट मींस आपके जहन में एक एरो का निशान, एक एरो आ जाना चाहिए कि इस तरह डायरेक्शन के अंदर लाइट मूव कर रही है। जब मैं कहूंगा कि लाइट बीम तो इसका मतलब है, या लाइट बंच ऑफ लाइट तो इसका मतलब है ये पैरेलल रेज की एक बंच सा जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है। अब इस आइडिया को जहन में रखते हुए हम जो अपना पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट रे जब भी किसी भी चीज के ऊपर पड़ती है, फॉल्स ऑन एनी सरफेस, प्लेन हो या रफ हो। अब प्लेन सरफेस का कंसेप्ट क्या है, वो सरफेस जो शाइनी हो, जो शाइनी हो उसे हम प्लेन सरफेस कहते हैं। और रफ सरफेस हम उसको कहते हैं जो शाइनी ना हो, नॉट शाइनी। सिंपल सी बात है। इसका मतलब रफ सरफेस का मतलब कतन ये नहीं है कि भाई कोई ऐसा सरफेस ही होगा जो बिल्कुल ही ऊंचा नीचा होगा जैसे इस इमेज में दिखाया गया है। रफ सरफेस हमारे लिए ऑप्टिक्स में वो सरफेस है जिसमें शाइनिंग नहीं होती, हम उसे रफ सरफेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर मिरर का जो फ्रंट होता है बेसिकली वो शाइनी होता है, उसे हम शाइनी सरफेस कहेंगे। लेकिन अगर हम टेबल के सरफेस की बात करें तो टेबल का सरफेस शाइनी नहीं होता तो उसे हम रफ सरफेस कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो जब भी लाइट, व्हेन अ लाइट अलाउड टू फॉल ऑन अ सरफेस, प्लेन हो या रफ सरफेस हो, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो लाइट क्या करती है, उस सरफेस से टकरा के वापस जाती है। इस फेनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। अब ये देखें, पिक्चर ए देखें आप, स्मूथ सरफेस। जब लाइट रे आ रही है शाइनी सरफेस के ऊपर से, स्मूथ सरफेस मतलब शाइनी सरफेस बेसिकली, स्मूथ सरफेस से टकरा के एक सर्टेन एंगल में रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक। इसी तरीके से हमारे पास रफ सरफेस जो होता है उसके ऊपर से रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है कि लाइट रे आ रही है, रफ सरफेस में किस पॉइंट के ऊपर टकरा रही है उस पर डिपेंड कर रहे हैं, और फिर ये स्कैटर हो रही है किसी भी पॉइंट के ऊपर। इट मीन्स अगर लाइट रे हमारी इस डायरेक्शन में आ रही होगी और इधर से टकराएगी तो ये ऑब्वियसली इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। ठीक। अगर लाइट रे इधर से आ रही है, इस पॉइंट से टकराएगी तो ये इस डायरेक्शन के अंदर वापस जाएगी। तो इधर से हमें कुछ एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि जब भी लाइट इरेगुलर या रफ सरफेस से टकरा रही है तो लाइट की हम प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी, वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी। जैसे इस लाइट को देखें, इस लाइट रे को जो मैंने ड्रॉ की, इसको ए का नाम मैं दे रहा हूँ।
अब ये लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन क्योंकि सरफेस रफ था तो ये उससे उसी डायरेक्शन में तकरीबन वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। लेकिन अगर इसी जगह के ऊपर ये स्मूथ सरफेस होता तो लाइट रे आती और एक सर्टेन एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट होती किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो रफ सरफेस से जो लाइट का रिफ्लेक्शन है ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम इसको फर्दर डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम फोकस्ड रहेंगे शाइनी सरफेस के ऊपर, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं लाइट रे इस डायरेक्शन से लगाऊंगा तो ये इस डायरेक्शन के अंदर इस तरह से जाएगी। अगर मैं लाइट रे इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये इस तरीके से आएगी। इट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल पे मैं लाइट को नीचे इसके ऊपर सरफेस के ऊपर फॉल करवा रहा हूँ वो बड़ा मैटर कर रहा है, उसी हिसाब से ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। जबकि रफ सरफेस के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं था। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब भी लाइट किसी सरफेस से टकरा के किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करती है तो हम उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इस लाइट रिफ्रैक्शन का थ्रू अ प्लेन सरफेस, थ्रू अ शाइनी सरफेस, एक लॉ है जिसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली आपको क्या कहता है, वो कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हो गया कि से सपोज हमारे पास ये एक शाइनी सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। वो कह रहा है कि लाइट रे इस सरफेस से जिस एंगल के ऊपर फेंकोगे ये उसी एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक होगी। अगर से सपोज हमने 40 डिग्रीज का एंगल रख के फेंका है, लाइट को उसके ऊपर फॉल करवाया है सरफेस के ऊपर, तो ये 40 डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्शन देगी। ठीक हो गई बात। अगर मैं इसको 80 डिग्री के ऊपर रखता हूं तो ये रिफ्लेक्शन भी मुझे 80 डिग्री की देगी। ये रूल है, सिंपल सा पहला लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये देख लें फिगर कि अगर इसके अंदर से सपोज ये हमारे पास एक मिरर है, तो इंसिडेंट रे, अब जो रे हम लगा रहे हैं, जो फॉल करवा रहे हैं, उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे वो होगी जो टकराने के बाद हमारी जा रही होगी। ये थोड़े थोड़े टर्म्स हैं, ये ध्यान में रखना है कि जब मैं इंसिडेंट रे बोल रहा हूँ तो मेरा मकसद क्या है, जब मैं रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे बोल रहा हूँ तो उसका मकसद क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये बीच में जो नॉर्मल है, ये बेसिकली हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्शन हो रही है उस पॉइंट से एक सीधी लाइन इमेजिन ड्रॉ करते हैं। उस लाइन के अकॉर्डिंग हम जो है एंगल को चेक कर रहे होते हैं। इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि हमारे पास एक एंगल होता है नॉर्मल एंगल, जो कि 90 डिग्रीज के ऊपर होता है। मतलब ये वो एंगल है जिसे हम नॉर्मल एंगल, परपेंडिकुलर एंगल भी कह रहे हैं, राइट एंगल भी कह रहे हैं। ये तीनों एंगल्स के नाम हम दे रहे थे क्योंकि इसका हमारे पास कॉमनली बहुत से ज्यादा साइड अपने सराउंडिंग में देखने को मिलता है। तो ये इसी नॉर्मल को कंसीडर करते हुए, अब देखें इस सरफेस के साथ ये 90 डिग्रीज के ऊपर है, ये नॉर्मल, दैट्स वाई हमने इसका नाम नॉर्मल रखा है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम खुद एज्यूम करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के अंदर एंगल कौन सा है। ठीक हो गई बात। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जिस एंगल पे इंसिडेंट करेंगे उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन होगी। दूसरा दूसरा पॉइंट इसका क्या है इसी लॉ का, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। हमारे पास तीन चीजें हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारे पास नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल to the reflecting surface at the point of incident lie in the same plane। वो कहता है सिंपली कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे ये तीनों एक ही प्लेन पे राय करती हैं, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रही होती है। अब एक ही प्लेन पे लाई करने का मतलब हो गया कि इस पॉइंट के ऊपर सारा मामला हो रहा है, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे आके मिल रहा है, इंसिडेंट रे यहाँ तक पहुंच रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हैं, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रही हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
अगेन रीइटरेट कर देता हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये तीनों चीजें, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाए करते हैं। ये हमारे पास है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कुछ चीजें आप समझ लीजिए, दो कंसेप्ट हैं, इनको जहन में रख लीजिए। एक हम इसमें कॉमनली यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, दूसरा हम इमेज यूज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं इसको पहले समझ लीजिए। कोई भी ऐसा पॉइंट, पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट से लाइट रे निकल रही होगी, जिस पॉइंट से लाइट रे निकल रही होगी, उस पॉइंट को हम हमेशा ऑब्जेक्ट कहेंगे। उस पॉइंट को हमेशा क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। इस इट मीन्स के अगर मैं टॉर्च लेके टॉर्च जलाता हूं, तो टॉर्च बेसिकली वो पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइट रेज निकल रही हैं। तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से लाइट रेज निकल रही हैं, हम उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। इमेज क्या होती है? जिस पॉइंट के ऊपर दो या दो से ज्यादा लाइट रेज आके मिलती हैं, यहां से देखें डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। अब जिस पॉइंट पे ये लाइट रेज आके मिलेंगी, कोई भी दो या दो से ज्यादा, उस पॉइंट के ऊपर एक इमेज क्रिएट होगा, तो वो पॉइंट हम क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। ठीक हो गई बात। अब ये सिंपल सी बात है, इमेज और ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट भाई वो पॉइंट है जिससे लाइट रे निकल रही होती है, अपीयर, या तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो निकल रही है या वो निकल रही होती है, तो उनको हम क्या कहेंगे? वो पॉइंट क्या कहेंगे? हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो और ऐसा कोई पॉइंट जिसके ऊपर लाइट रेज आके कन्वर्ज हो रही होती है, मिल रही होती है, मीट हो रही होती है, उसे हम, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। अब देख लें, एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट और सोर्स फ्रॉम विच लाइट रे ओरिजिनेट्स, जहां से निकल रही है, और अपीयर्स टू ओरिजिनेट। और इमेज क्या होता है? अभी अपीयर्स टू ओरिजिनेट हम क्यों कर रहे हैं भाई? अगर हमने बात ही सिर्फ ऑब्जेक्ट की करनी है, तो हम सीधी बात करें ना कि भाई लाइट रे निकल रही हो। ये क्या बात हुई कि भाई अपीयर्स को कैसा लग रहा हो कि वहां से निकल रही है? तो ये जब हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके अंदर हमारे पास रियल और विर्चुअल इमेजेस वगैरह आती हैं, इसमें ऑप्टिक्स में आगे चल के, तो उसमें आपको क्लियर समझ आएगा कि समटाइम्स के ऊपर हम ऐसे पॉइंट को, जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि यहाँ से लाइट निकल रही है, हम उसे ऑब्जेक्ट कह देते हैं। हालांकि वो रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी पॉइंट होता है। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से एन इमेज क्या होती है? इमेज इज अ पॉइंट वेयर लाइट रे एक्चुअली मीट, कन्वर्ज, और अपीयर्स टू मीट या अपीयर्स टू कन्वर्ज। ऐसा पॉइंट जहां पे लाइट रेज मिल रही हो, या ऐसा लग रहा हो कि वो मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो उस पॉइंट को हम इमेज कहेंगे। अब देखिए, से सपोज ये हमारे पास एक मिरर है, ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या चीज होती है। ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से दो लाइट रेस आ रही हैं, एक यहाँ से टकरा के इस एंगल पे जा रही है, और एक सीधी इस डायरेक्शन के अंदर जाके इस पॉइंट पे जा रही है। तो बेसिकली ये फोकस पॉइंट हो गया। ये लाइट रेज कहाँ पे आके मिल रही हैं? इस पॉइंट के ऊपर आके मिल रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज हो रही हैं। जब इस पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज हो रही हैं, तो हम इस पॉइंट को इमेज कहेंगे, और जिस पॉइंट से निकल रही थी उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये कंसेप्ट आगे चल के क्लियर इधर रखना है इसको, ताकि आगे चल के हमें बात क्लियर समझ में आती रहे। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन होती है, अब इमेज कब बनेगी? किसी भी चीज की इमेज तब बनेगी जब दो या दो से ज्यादा लाइट रेज एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगी, तो उधर इमेज फॉर्म हो जाएगी हमारी। ठीक हो गई बात। अब ये इमेज की कुछ टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास रियल इमेज होती है, हम ये टर्म यूज करेंगे रियल इमेज। अब रियल इमेज कौन सी होगी? रियल इमेज, इमेज मेड बाय एक्चुअल रे कमिंग टुगेदर। जब भी वो रेज एक्चुअली कहीं से, किसी पॉइंट से आके इस पॉइंट के ऊपर मिल रही होंगी, से सपोज इस पॉइंट के ऊपर ये रेस इस तरीके से जा रही थी, इस पॉइंट के ऊपर आके मिल रही हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर वो रियल में मिल रही हैं, तो ऐसी इमेज को हम रियल, इधर से जो इमेज क्रिएट होगी उसको हम क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। ठीक है। अब यू कैन कैच दिस इमेज, आप इस इमेज को देख सकते हैं, कैच कर सकते हैं ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। इट इज यूजुअली अपसाइड डाउन, ये ज्यादातर होती है अपसाइड डाउन। अब अपसाइड डाउन से मुराद क्या हो गया? कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, उसे हम अपसाइड डाउन कहते हैं। अब जरा इधर देख लें, अब ये ऑब्जेक्ट था, ये एरो यूं समझे एक इमेज है, एक ऑब्जेक्ट है,
अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट जब इधर जा रही थी तो इस जगह के ऊपर एरो उल्टा दिया गया है, इट मींस अपसाइड डाउन हो गया ये एरो ऑब्जेक्ट वाला। तो ये अपसाइड डाउन होता है बेसिकली। आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो हमें समझ में बात आती रहेगी। दूसरी हमारे पास चीज आ रही है, दूसरी इमेज की टाइप हमारे पास होती है विर्चुअल इमेज। अब विर्चुअल क्या होती है, जनरली हम विर्चुअल जो बोलते हैं ऐसी चीज, जैसे हम विर्चुअल स्टडी इस वक्त हम करें, हमारी क्लासेस क्या है, विर्चुअल क्लासेस है, कि हम फिजिकली जो है कांटेक्ट में नहीं है बस, बट थ्रू अ मीडियम इमेजिनरी एक सिस्टम के थ्रू हम कांटेक्ट में हैं, दैट इज कॉल्ड अ विर्चुअल सिस्टम। तो विर्चुअल इमेज क्या होती है, image that look like it is here but rays don't really meet। ठीक है, अब आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने कहा था कि अपीयर्स टू मीट होनी चाहिए या एक्चुअली मीट करनी चाहिए, तो हम कहेंगे इस जगह के इस पॉइंट को हम इमेज कह देंगे। तो विर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब दो लाइट रेज ऐसा लगे कि वहां पे हैं, बट वहां पे एक्चुअली उस पॉइंट के ऊपर ये मीट नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि हमें अपीयरेंस ऐसी आ रही है, तो हम उसको ऐसी इमेज को क्या कहेंगे, विर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक हो गई बात। यू कैन नॉट कैच इट ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन के ऊपर इसको कैप्चर या कैच नहीं कर सकते। यू सी इट ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर और लेंस, मिरर और लेंस वगैरह में देखने के बाद ही आप इसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास तीसरी टाइप इमेज की आती है इन्वर्टेड इमेज। इमेज इज अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब उल्टी इमेज, उस हेड वाला साइड डाउन और लेग्स वाली साइड अप, तो इस ऐसी इमेज को हम इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक्स एट द बॉटम इन द इमेज। अब वो जो एरो वाली पीछे मैंने आपको इमेज दिखाई थी जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट देख रहे थे, उसके अंदर वो जो इमेज क्रिएट हो रही है वो रियल भी है प्लस में वो इन्वर्टेड भी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थी वो। ठीक है, उसके बाद इरेक्ट इमेज होती है या इरेक्टेड इमेज हम कहते हैं। इमेज स्टैंड द सेम वे एज द ऑब्जेक्ट। जब भी इमेज सेम जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही नजर आएगी तो हम उस सूरत में उस इमेज को इरेक्टेड इमेज कहेंगे। बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर स्ट्रेट नोट अपसाइड डाउन। अगर उस तस्वीर के वो उसके अंदर जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का बताया था, उसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट इधर था, अगर इमेज भी इसी तरह से इसी पॉइंट के ऊपर हो रही होती, तो हम कहते हैं ये जो इमेज है ये क्या है, ये इरेक्ट इमेज है या इरेक्टेड इमेज है। ठीक हुई बात। उसके बाद मैग्नीफाइड इमेज। अब मैग्निफिकेशन आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, सुना होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है। मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है, इमेज लुक्स बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी में नजर आने लगे तो उस इमेज को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड इमेज। हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू लेंस और मिरर। ठीक है, जब लेंस और मिरर के बहुत ज्यादा क्लोज होता है ऑब्जेक्ट, तब हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। वो जो आपने देखा हो कि वो जो हाथों की लकीरें पड़ते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, तो वो बिल्कुल हाथ के साथ लेके आते हैं तब उन्हें क्लियर नजर आता है। या मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आपने कभी यूज किया हो तो उसको जितना क्लोज लेके आएंगे उतनी इमेज बड़ी होती जाती है। तो वो इमेज जो हमें प्रोवाइड मिल रही होती है वो मैग्नीफाइड इमेज होती है। उसके बाद आती है हमारे पास डिमिनिश्ड इमेज। इमेज लुक स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। असल रियल इमेज से बहुत ज्यादा स्मॉलर। अब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि एक्चुअल इमेज से किस तरह से वो लगती है। ठीक है, अगर एक्चुअल इमेज से साइज बहुत ज्यादा छोटा लगे, पॉइंट साइज पहुंच जाए, तो हम कहेंगे ये इमेज डिमिनिश्ड इमेज कहलाएगी। हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम द मिरर और लेंस। अगर आप अपने आप को दूर से मिरर में देखें तो आप अपने आप को बहुत छोटे से नजर आएंगे, तो वो जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है वो डिमिनिश्ड इमेज हो रही है। या आप किसी पहाड़ी के ऊपर खड़े हो जाए, नीचे आप गाड़ी को देखेंगे तो गाड़ियां आपको छोटी छोटी नजर आएंगी, दैट इज एक्चुअली अ डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास ये हो गई हमारे पास इमेज की कुछ टाइप्स। उसके बाद आ जाते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। रियल गेम स्टार्ट्स नाउ, कि अब हमें चीजों को थोड़ा सा कैसे समझना है, कैसे करना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अब हमारे पास मिरर दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है प्लेन मिरर, जो मिरर जो आईना हमारे पास घर में लगा होता है, उस मिरर को हम क्या कहते हैं, कौन सा, प्लेन मिरर। एक हमारे पास स्फेरिकल मिरर होता है जो थोड़ा सा कर्व्ड होता है। जब भी ऐसा कर्व्ड मिरर हमारे पास आएगा तो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। क्यों कहेंगे,
क्योंकि अगर ये देखें, ये रिफ्लेक्टिंग साइड, ये एक मिरर का सिंबल दिया, हम इसको लेते हैं। अगर मैं इसकी इमेज पूरी मुकम्मल करना चाहूं तो कि ये एक स्फेयर फॉर्म कर देगा, एक पार्ट ऑफ द सर्किल है। अगर गोल देखें हम, इसका एक पार्ट हमने ले लिया, तो इस वजह से ये कर्व्ड आया है, कर्व्ड आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर होती है मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल स्फेरिकल मिरर की होती है स्पून, जो हमारे पास आम घर में चम्मच इस्तेमाल होता है। द कर्व सरफेस ऑफ शाइनी स्पून कैन बी कंसिडर एज कर्व्ड मिरर। अब उसकी अगर उल्टी साइड से देखें तो आपके लिए वो कर्व मिरर है, अगर उसको आप सीधी साइड से देखें तब भी वो आपके लिए एक स्फेरिकल मिरर है या कर्व मिरर है। अब ये मिरर दो टाइप के होते हैं। एक वो मिरर जिसकी देखें, हमारे पास जो सिंपल आईना है ना, उसको एग्जांपल लें, उसकी एक साइड के ऊपर ग्रे सा कलर हुआ हुआ होता है, वो साइड हमें उस साइड से कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन जो प्लेन वाली साइड होती है उस साइड से हमें अपनी इमेज नजर आती है। ठीक हो गई बात। अब इसी चीज को हम, उसी मिरर को इमेजिन करें कि आपने कर्व कर दिया। अगर आपने इस तरीके से उसको कर्व किया कि उसकी जो शाइनी साइड है, जो रिफ्लेक्शन वाली साइड है, वो अंदर की साइड आ गया। अब ये जो लाइनें इधर दिखाई गई है ना, ये लाइनें बेसिकली ऐसी हैं जो वो साइड है जो हमारे पास आम घर के मिरर में, आईने में ग्रे होती है। ठीक है। ये वो वाली साइड कंसीडर करनी है इसको, जब भी लाइनें देके हम ये एज्यूम करते हैं कि ये रफ सरफेस है बेसिकली। तो अगर उस घर के मिरर को मैं इस तरीके से इन्वर्ट करूं, इस तरीके से मैं उसको कर्व दूं कि उसकी जो शाइनी साइड हो वो अंदर वाली साइड आ जाए, तो ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है। अब इसी आईने को अगर मैं इस तरीके से कर्व करूं कि जो शाइनी साइड है, जो हमारे पास रिफ्लेक्शन वाली साइड है, वो बाहर की तरफ आ जाए, तो इसकी जब रिफ्लेक्टिव साइड आउटवर्ड होगी, तो हम ऐसे मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और जो जिसकी रिफ्लेक्शन की साइड आउटसाइड होती है, आउटवर्ड होती है, उसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। देखें, इफ इट इज कर्व्ड इनवर्ड, अगर अंदर की तरफ कर्व्ड हुआ है, तो इसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। जब ये बाहर की तरफ कर्व्ड हुआ है, तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब स्पून की एग्जांपल ले लें। अगर स्पून को आप उल्टी साइड से देख रहे हैं, तो आप इसको कौन सा मिरर कहेंगे? जी बोलें। कौन के कॉन्वेक्स कौन मिरर। कौन सर कौन के मिरर कॉनकेव मिरर कहेंगे। अगर आप इसकी उल्टी साइड देख रहे हैं, तो आपकी जो तरफ साइड है वो उसको हम शाइनी कंसीडर करेंगे। तो वो क्या कर्व इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड। इनसाइड कैसे हुई जब आप चम्मच को उल्टा करके देख रहे हैं? अब चम्मच इधर मेरे पास पड़ा है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। उसकी शाइनी यहाँ साइड पर आउटसाइड होगी ना। देखिए ना, आप जो आपने स्पून उठाया, उसकी जो कर्व साइड है, स्पून सीधा होता है, आपने उसको घुमाया उल्टा, तो अब आपकी तरफ जो साइड है वो क्या आप बाहर की तरफ कर्व हुई हुई है ना, आउटवर्ड हुई हुई है ना। जी, आ रही है समझ में बात? नो सर। चम्मच पड़ा है आपके पास? जी पढ़ा है। हाँ, उठाएं जरा चम्मच को। नीचे सर, उठा नीचे लिया। अभी रखते हैं। उठा लिया ना चम्मच को। अब चम्मच का जो उल्टी साइड है वो अपनी तरफ करें। हाँ। हाँ, अब बताएं हाँ सर, ये। इमेज कर लिया। नहीं, हाँ, ये जो आपने उल्टी साइड अपनी तरफ की है, ये क्या कर्व आउटवर्ड है या इनवर्ड है? बाहर की तरफ निकली हुई आउटवर्ड। आउटवर्ड है ना। जी। आउटवर्ड जिसकी कर्व आपकी, अब ये शाइनी साइड आपकी, अब अज्यूम करें जो परली साइड है वो समझें वो रफ सरफेस है। अब ये शाइनी साइड आउटवर्ड है, तो फिर ये आपके पास इस वक्त कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स। है। ठीक है। अगर इसको आप घुमा के, अब आप घुमा दें इसको, अब जब वो आपने घुमा दिया, तो आपकी तरफ जो साइड है वो कर्व्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ से अंदर की तरफ घूमी हुई है। जी सर। तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। क्लियर हुई बात?
जी सर। जी सर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। अब जरा इसी इमेज को लेते हुए, इसी मैकेनिज्म को लेते हुए कुछ कंसेप्ट और सामने, फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से टॉपिक है, लेकिन एक दफा जब आपको समझ में आ जाएंगे तो इट इज लाइक अ गेम, कि आप बड़ा एंजॉय करेंगे इसको करते हुए। अब हमने एक मिरर लिया, इमेज, एक मिरर लिया, ये मिरर कर्व्ड इनसाइड है, ये इसकी रिफ्लेक्शन वाली साइड है, ठीक है, ये जो इनवर्ड वाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले तो बताएं कौन सा मिरर हो गया, कर्व इनवर्ड है, कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव हो गया, ये हमारे पास कॉनकेव हो गया। यूं समझे आपने चम्मच को सीधी तरफ अपनी साइड रखी हुई है, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर जो है हमारे पास, कॉनकेव मिरर हमने एक एज्यूम किया। अब हम कुछ पैरामीटर्स इसके देखते हैं, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रे डायग्राम की बात बता रहा हूँ, हमने ड्रॉ कैसे करनी है, चीजें ड्रॉ करने का हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम बता सकेंगे एमसीक्यूज में कि भाई इस तरह की रे आएगी तो इमेज कैसी फॉर्म होगी और कैसी नहीं होगी। ये जो बीच में एक मुकम्मल सेंटर में लाइन है, एक स्ट्रेट, ये बिल्कुल इस कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सेंटर से पास करती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हमारा जो काम भी होता है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के इर्द गिर्द ही हो रहा होता है, इसको हम सेंटर मानते हैं, ठीक है। फिर अगर इस सेंटर को, चलें वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर ये जो ये एक पॉइंट है फोकस पॉइंट, इसे हम पहले पॉइंट को मिरर से कुछ सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट होता है, उसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं बेसिकली। और इस फोकल पॉइंट से, फोकस पॉइंट से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और इससे अगला जो हमारे पास पॉइंट बनेगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो 2 टाइम्स द फोकल लेंथ होगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस प्लस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर होते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से जाहिर करेंगे। अब जब हम रे डायग्राम बना रहे होंगे तो हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर एक मिरर रखेंगे कर्व इनसाइड और आउटसाइड, उसके एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर एक पहला पॉइंट जो होगा वो हमारे पास फोकस होगा, और इस फोकस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगा। और यहाँ से आगे एक पॉइंट, जितना ये फोकल लेंथ है इतना ही आगे एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, उसे हम सी से जाहिर करेंगे, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये बिल्कुल बुनियादी से पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे चल के समझ में आएगी। अब दोबारा रीट्रेट कर देता हूँ इस बात को, कि हमने क्या करना है कि इस लेंथ, इस कोई भी मिरर है, मिरर और लेंस, आगे लेंसेज भी हम पढ़े, कॉन्वेक और कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज भी हमारे पास हैं। तो इसके जो सेंटर से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और इसके सेंटर से, इस लेंस के, मिरर के सेंटर से लेकर एक सर्टेन पॉइंट होगा, उस पहले पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। और उस फोकस से उस सेंटर ऑफ मिरर के जो सेंटर है इस तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम फोकल लेंथ कहेंगे। और इतना ही डिस्टेंस हम आगे ले जाके एक और पॉइंट कंसीडर करेंगे, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से जाहिर करेंगे। अब लाइट रे क्या करेगी, वो यहां से आएगी, 2 लाइट रे आएंगी, एक यहाँ से स्ट्राइक करके कभी फोकस से क्रॉस करेगी, कभी वो दूसरी लाइट रे हम डायरेक्ट फोकस से क्रॉस कराएंगे, और ये 2 लाइट रेज जहां पे आके मिलेंगी वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी। और हम ये देखेंगे इमेज फॉर्मेशन फोकस और सेंटर के बीच में हो रही है, मुकम्मल फोकस पे हो रही है, फोकस से आगे किसी पॉइंट पे हो रही है, या सेंटर पे हो रही है, या सेंटर से पीछे किसी पॉइंट पे हो रही है। उसी बेसिस के ऊपर हम बता रहे होंगे कि भाई ये इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी, या क्या होगी। क्लियर हुई बात। तो ये थोड़े से पैरामीटर्स हैं, 3-4 बातें वो जहन में रखनी है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक हो गई बात। और ये हर लेंस का डिफरेंट होता है, हर लेंस का ये डिफरेंट होता है, वेरी कर रहा होता है।